नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया, बेहतरीन और एकदम ज़बरदस्त और एकदम मस्त हैं। तो सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार वेद अंकित में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बढ़िया हैं। और एक और उम्मीद करती हूँ कि सभी जानना चाह रहे होंगे मैम 2 दिन से क्लास क्यों नहीं हो रही है। तो बच्चा उसका भी कारण ये है कि परसों तो मेरा थोड़ा तबीयत का इशू चल रहा था, गले में हल्की सी दिक्कत थी, जिस वजह से आपकी क्लास में परसों ले नहीं पाई। कल ये था कि कल हमारा एक प्रोग्राम था, टीचर्स डे था। तो कल ऑफिस में एसएससी जीडी के जो अभी ये बैच था जिसका रिजल्ट आया है, उसमें 160+ जितने भी बच्चों के मार्क्स थे उन सभी को हमने कल सम्मानित किया था। उनका प्री मेडिकल कराया था और उनको कुछ गिफ्ट वितरण भी किए थे। तो इसी वजह से कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। तो कारण ये रहा था, कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि कल एसएससी जीडी के कुछ टॉपर्स बच्चों की कैटेगरी में, यानी कि 160+ जिनके भी मार्क्स थे, वो बच्चे स्टूडियो आए थे और उनका प्री मेडिकल हमने कराया था और उनको कुछ गिफ्ट वितरण भी करे थे शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। तो प्यारे बच्चे, इसी वजह से आपकी कल क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम बात को कर रहे हैं शुरू। अब हम चल रहे हैं क्लास की तरफ। वैसे भी अब आपकी आज ये आपकी केमिस्ट्री की लास्ट ही क्लास है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ ही चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की एक पीडीएफ मैं आपको अटैच करा दूंगी इसी पीडीएफ के साथ, तो उसमें आप लोग उनको देख लीजिएगा। वैसे मैंने आप लोगों को खाने का सोडा, ये सब कुछ फॉर्मूलाज जो थे वो बता ही दिए हैं जो मोस्टली आते हैं। अब आप लोगों का इसी मंथ में, आपने सर की वीडियो भी देखी होगी कल, कि नया बैच जो है वो शुरू हो रहा है। तो आप लोगों को फिर से पढ़ने को मिलेंगी चीज़ें नए बैच के अंदर फिर से। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाएंगे। हाँ, दूसरा बैच भी लेना पड़ेगा। दूसरा बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए आ जाओ, बात करते हैं अब हम कि मैडम हम लोगों का जो पिछला टॉपिक चल रहा था अयस्क, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दी थी अयस्कों के अंदर। जैसे आपने मिश्र धातुओं में पीतल पढ़ लिया था, है ना, आप लोगों ने पढ़ ली थी ये सारी चीज़ें। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर टिन था, टिन कर लेंगे। ये सब आप पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक, तो चलो अब हमने जो बात करनी थी वो कर ली थी डेल्यूरिनियन तक। डेरुलेमीन तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। अब इसी के बाद आपको मैंने बताया कि टाइप मेटल क्या होता है। टाइप मेटल, ठीक है, तो कभी भी आपको पूछे कि टाइप मेटल जो होता है ये क्या होता है, तो टाइप मेटल आप बताओगे जब टिन, लेड और प्यारे बच्चे जो आप लोगों का एंटीमनी होता है, इन सबको आप लोग एक साथ जोड़ देते हैं तो बन जाता है आप लोगों का क्या, टाइप मेटल। तो ये आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है, जिसका हम यूज़ करते हैं हवाई जहाज के ढांचे बनाने में, एरोप्लेन मॉडल बनाने में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। स्टेनलेस स्टील थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लो, स्टेनलेस स्टील जो होती है ये कई बार आ जाता है आपको, स्टेनलेस स्टील ये बहुत कम आता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील आ जाती है जिसमें आपको लोहा, क्रोमियम, निकिल देखने को मिलते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें लोहा मिलेगा, क्रोमियम मिलेगा और निकिल मिलेगा। तो ये आप लोगों के स्टेनलेस स्टील के क्या होते हैं, कॉम्पोजिशन है, जो आपको पेपर में पूछ लेगा। अब स्टेनलेस स्टील का आपको पता है, भोजन पकाने के बर्तन, जब भी आपकी किचन में जो बर्तन है, थाली है, कटोरी है, भगोना है, ये सब। ठीक है, चिकित्सा के उपकरण, भाई जो भी आपके मेडिसिन, सर्जरी वगैरह में जो इस्तेमाल होते हैं, तो सर्जरी जब होती है तो सर्जरी के अंदर जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो सर्जरी उपकरण भी इनको आप लोग बोलते हैं। जब सर्जरी होती है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो किसी भी ऑपरेशन वगैरह में जो इस्तेमाल उपकरण होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, वो भी स्टेनलेस स्टील के लगे होते हैं। बेटा स्टेनलेस स्टील जो होती है इस पर जंग नहीं लगता है, ठीक है, इस पर कभी भी जंग नहीं लगता, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सर्जरी करने के उपकरण बनाने में। तो इस पर जंग नहीं लगता है, जंग जो होता है वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है। तो स्टेनलेस स्टील को खाना परोसने वाले बर्तनों में भी इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कभी जंग नहीं लगता, और सर्जरी में भी इसीलिए इस्तेमाल करते हैं।
अब नॉर्मल स्टील भी होती है बेटा, एक नॉर्मल स्टील भी होती है जिसका जो कॉम्पोजिशन है वो लोहा और कार्बन होता है। तो लोहा और कार्बन होते हैं नॉर्मल, आप लोग बताएंगे नॉर्मल स्टील के अंदर। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील होती है इसमें होता है लोहा, क्रोमियम और निकिल। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पॉइंट करके लिख लेना, यहाँ पर 0.4% में आपको कार्बन भी मिल सकता है ऑप्शन में, 0.4% में। या आपको अगर कई बार पूछता है कि मैम 0.1%, 1 से 4, तो आप 0.1% लिख ले, वही काफ़ी होगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो 0.1% जो होता है इसके अंदर कार्बन भी देखने को मिलता है, जो ये स्टेनलेस स्टील होती है। तो टोटल 4 चीज हो गई स्टेनलेस स्टील में, लोहा, क्रोमियम, निकिल और 0.1% में कार्बन। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो स्टील का आपको यूज़ तो पता ही है, जहाज की रेलिंग वगैरह बनाने में, टैंक बनाने में, रेलवे लाइन बनाने में, पुल बनाने में, इन सब का इस्तेमाल होता है। तो स्टील का इस्तेमाल तो सभी बच्चे बता देंगे कहाँ होता है। ठीक, आओ आगे बात करते हैं। कांसा, कांसे के बारे में तो तुम पढ़ ही चुके हो, कांसा ब्रोंज मेडल जो होता है ये मैंने आपको बता ही दिया था। अगला है स्टारलिंग सिल्वर, प्यारे बच्चा, स्टारलिंग सिल्वर। स्टारलिंग सिल्वर जो होता है ये कहाँ यूज होता है? स्टारलिंग सिल्वर, तो स्टारलिंग सिल्वर जो होता है, स्टारलिंग सिल्वर जो है बच्चा, ये चांदी और तांबे का मिश्रण होता है। चांदी में थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं, ठीक, और इसका इस्तेमाल चांदी के बर्तन, तुमने देखे हैं भगवान जी जो होते हैं कान्हा, उन पर छोटे छोटे बर्तन चढ़ाए जाते हैं, तो बोलते हैं चांदी के बर्तन है। वो चांदी के नहीं होते, वो बेसिकली स्टारलिंग सिल्वर होती है, जो चांदी और तांबे का हल्का सा मिश्रण होता है, तो वो होते हैं स्टारलिंग सिल्वर के। कई बार तुमने देखा होगा कि शादी में भैया चांदी की चप्पलें भेंट की गई हैं, तुमने कई बार कई शादियों में देखा है, तो वो चांदी की चप्पलें नहीं होती, वो स्टारलिंग चांदी की ही चप्पलें होती हैं, स्टारलिंग सिल्वर होता है ये। ठीक, चलो अगला नाइक्रोम बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइक्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम जो है इसके मेन 3 घटक 2 घटक पूछे तो निकिल और क्रोमियम बताना, लेकिन निकिल और क्रोमियम के साथ साथ इसमें लोहा और मैग्नीज भी होता है। तो कई बार पेपर में आता है कि इसको नाइक्रोम क्यों कहते हैं, तो ये है बेटा नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम का मिश्रण। नाई निकिल के लिए आया है और क्रोम क्रोमियम के लिए आया है, तो इसमें जो मेन घटक हैं वो निकिल और क्रोमियम है, लेकिन निकिल और क्रोमियम के साथ कुछ मात्रा में मैग्नीज और लोहा भी होते हैं। तो आपको ये पूछा जाए कि नाइक्रोम किस किस से मिलकर बना है, तो निकिल, लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया और मैग्नीज हो गया। ये तो ऑप्शन में मिले तो आप लगा ही आओगे टिक करके। लेकिन कभी भी पूछे कि नाइक्रोम के 2 मुख्य घटक बताओ, नाइक्रोम धातु के, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, इसके 2 मुख्य घटक बताओ, तो इसके 2 मुख्य घटक होते हैं निकिल और क्रोमियम। और नाइक्रोम के ही बने होते हैं बेटा विद्युत तापन अवयव, यानी कि हीटर देखा है आपने, हीटर चलाते हो घर में, हीटर की गूंज आप लोगों ने देखी है, हीटर जब चलता है तो उसमें गूंज सी होती है जो जलती है, वो गीजर, हम लोग सर्दियों में बाथरूम में गीजर पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेस करते हो कपड़ों पर, तो उसके अंदर जो तार हैं वो भी नाइक्रोम के होते हैं। तो ये पेपर में आता है बेटा, ठीक है, ये पेपर में आता है। बच्चा बोल रहा है आई वॉन्ट क्लास इन इंग्लिश। बेटा देखो, निकिल को भी इंग्लिश में निकिल कहते हैं बच्चा, लोहे को आयरन कहते हैं, आप लोगों को मैंने बहुत बार बता रखा है। क्रोमियम को भी इंग्लिश में क्रोमियम कहते हैं और मैग्नीज को भी इंग्लिश में मैग्नीज कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो ना, वो हिंदी और इंग्लिश से ज़्यादा वेरी नहीं करती, इसीलिए मैंने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ाई सब आपको बाइलिंगुअली पढ़ाई। लेकिन यहाँ नीड ऐसी है नहीं कि आपको इंग्लिश और बाइलिंगुअली मतलब हिंदी दोनों में पढ़ाए। मैंने यह स्टारलिंग सिल्वर लिख ही दिया है, पीछे से भी मैं लिखती आ रही हूँ बेटा। नाइक्रोम को भी इंग्लिश में आप नाइक्रोम की कहते हो, ये सब इंग्लिश में और हिंदी में सेम ही है बेटा, ठीक है। तो निकिल को भी इंग्लिश में निकिल कहते हैं, लोहे को आयरन आपको पता है बेटा, क्रोमियम हो गया और मैग्नीज, ये सब एक ही जैसे हैं हिंदी और इंग्लिश में। और यहाँ पर हमने बात करी कि ये इलेक्ट्रिक जो वो होते हैं उपकरण, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाने में काम आता है। जैसे हीटर का वायर, आपको पेपर में आ जाए वायर ऑफ हीटर,
हीटर देखा है, गांव में यूज करते हैं। हीटर हो गया, गीजर हो गया, और प्रेस यानी कि आप लोगों की जो इस्त्री होती है, कपड़ों पर करते हो, इस्त्री मूवी भी है, ये इस्त्री है भैया, कुछ भी कर सकती है। तो ध्यान से पढ़ो इन सब चीजों को, ठीक है। आओ, ड्यूरेलिमीन जो होता है ये भी एक मिश्र धातु है। तो ड्यूरेलिमीन जो है, ड्यूरेलामीन, तो ड्यूरेलामीन जो होता है बेटा, इसके बारे में क्या पढ़ना है, ये तांबा यानी कि कॉपर और एल्यूमिनियम, इन दोनों का मिश्रण होता है। कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण है ड्यूरेलामीन जो होता है, और इसका इस्तेमाल भी हम एरोप्लेन बॉडी बनाने में करते हैं। एरोप्लेन बॉडी यानी कि इसका इस्तेमाल भी होता है हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में, है ना। समझ में आ गई? चलो तो बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बात करेंगे। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, उन बच्चों के लिए मेरी खास हिदायत है कि इसको समझने की कोशिश आपको ऐसे करनी है। एक बार फिर से सुन लो। हमने बात करी टाइप मेटल क्या होता है, टाइप मेटल कैसे बनता है। तो आपने बताया जब हम टिन हो गया, प्लम्बम हो गया, एंटीमनी हो गया, इन सबको एक साथ मिला दे तो बन जाएगा आप लोगों का क्या, आप बताएंगे टाइप मेटल, ठीक है। तो टाइप मेटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको आया एक दो बार ही पूछा गया होगा, पहले नहीं पूछा, लेकिन आ जाए तो आपको करना है, इसीलिए मैंने बताया। इसको हम क्या किस में यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं यूजेस। इसका जो यूज़ करते हैं वो हवाई जहाज का ढांचा बनाने में एरोप्लेन की बॉडी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन बॉडी बनाने में इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। अगला है भाई स्टेनलेस स्टील, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील मैंने लिखा हुआ है अंग्रेजी में भी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आयरन हुआ, क्रोमियम हुआ, ठीक है, और आप लोगों का निकिल हुआ। तो जब लोहा, क्रोमियम और निकिल और साथ में 1% कार्बन भी आपस में जुड़ जाती है तो बनाती है स्टेनलेस स्टील। अगर आपको स्टेनलेस स्टील के बारे में पूछता है तो आप लोग कैसे बताकर चलोगे, आप लोग ऐसे बताओगे कि स्टेनलेस स्टील जो होती है, स्टेनलेस स्टील, इसको बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा लोहा, हमें लेना पड़ेगा लोहा, हमें लेना पड़ेगा क्रोमियम, हमें लेना पड़ेगा नाइक्रोम और ये निकिल, और हमें लेना पड़ेगा 0.1% में कार्बन, 0.1% में क्या लेना पड़ेगा, कार्बन लेना पड़ेगा। तो ये है प्यारे बच्चों आप लोगों का स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आपके घरों में जो बर्तन है, जो आपकी किचन में यूटेंसिल्स हैं, आपकी किचन में है बेटा यूटेंसिल्स, बर्तन है आपकी किचन में जिनमें आप खाना पकाते हो वो, और प्यारे साथियों मेडिसिन इंस्ट्रूमेंट, या आप लोग बताओगे कि जो चिकित्सीय उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल आप सर्जरी वगैरह में करते हैं, ठीक है, चिकित्सीय उपकरण बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। चिकित्सीय उपकरण यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो सर्जरी के अंदर, जो सर्जरी में क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, सर्जरिकल या सर्जरी, है सर्जरी प्रोडक्ट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे उपकरण जो डॉक्टर, देखा है कैंची होती है, फोर्सेप होता है, अलग अलग तरीके के उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो वो बनते हैं स्टेनलेस स्टील से, ये बताया मैंने। इसमें ऐसा समझ में ना आने वाला क्या है भाई, फिर हमने स्टील की बात करी थी, स्टील होता है एक स्टील है, एक स्टेनलेस स्टील है, एक स्टील है। इसको बनाने के लिए आप लोगों को लोहा चाहिए और कार्बन चाहिए बस। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जो आप लोगों की रेलिंग होती हैं वो हवाई जहाज बनाने में, पुल बनाने में, पटरी बनाने में, तो ये तो आते नहीं है पेपर में क्योंकि सब बच्चों को पता है इनका यूज़ तो आप लिख ही आओगे। ये बताया बेटा मैंने। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा वो है नाइक्रोम। हमने क्या बात करी कि जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, बहुत पूछा जाता है पेपर में नाइक्रोम के बारे में। इसको नाइक्रोम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको बनाने में दो मुख्य धातुएं हैं जो इस्तेमाल होती है। नाइक्रोम, नाई का मतलब निकिल और क्रोम का मतलब क्रोमियम, तो निकिल और क्रोमियम मुख्य धातुएं हैं जो नाइक्रोम को बनाने में इस्तेमाल होती है। लेकिन निकिल और क्रोमियम के साथ में हम लोग लोहा
और मैग्नीज भी ले सकते हैं कुछ मात्रा में। तो कुछ मात्रा में लोहा और मैग्नीज भी होता है यूज, लेकिन मुख्य घटक यही है निकिल को बनाने वाले। मुख्य घटक पूछे तो बताओगे निकिल और क्रोमियम। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो भाई आपके घर में जो प्रेस है, इस्त्री आपके घर में जो है प्रेस है, आप प्रेस करते हो कपड़ों पर। आपके घर में गीजर होगा, है ना, गीजर जो होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं प्यारे साथियों, पानी गर्म करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों का हीटर, हीटर के जो तार होते हैं वो इसी के बने हुए होते हैं, जो हीटर होता है। तो ये सब उपकरण बने होते हैं नाइक्रोम के। तो इसमें ये बताओ क्या समझ नहीं आया बेटा? कार्बन कितने परसेंट होता है स्टील में? प्यारे बच्चे यहाँ पर अगर आप लोग बात कर रहे हो, जो स्टील है आप लोगों का, स्टेनलेस स्टील में 0.1 के आसपास होता है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर स्टील की बात करते हैं तो 2 के आसपास, 1.5 के आसपास। ठीक, चलो अब मुझे बताओ, हाँ बताओ अब जल्दी से। तो ये तो सिंपल सी बातें हैं जो जो पूछी जा सकती हैं आपको पेपर में। इतनी चीजें थी, अब एक और है, 2 और बचे हुए हैं। सोल्डार, सोल्डार पूछ लेगा आप लोगों को। सोल्डार, एक सोल्डार भी एक मिश्र धातु है बच्चा। सोल्डार ये कैसे बनी होती है? ये बनी होती है सीसा यानी प्लम्बम और टिन के मिश्रण से। तो टिन हो गई प्यारे बच्चा और सीसा हो गया। ये टिन और सीसा जो है मिलकर बनाते हैं सोल्डार मिश्र धातु को। इसका संबंध कहाँ करते हैं? विद्युत संबंधन में, यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित उपकरण बनाने में। ठीक है, यानी बिजली से संबंधित उपकरण बनाने में। फिर है एल्कीनो, एल्कीनो है प्यारे साथी एक एल्कीनो। तो जो एल निको है, ये जो एल निको है, इसको बनाने में किस किस का इस्तेमाल होता है? लोहे का, एल्यूमिनियम का, निकिल का, कोबाल्ट का। लोहा जिसका सिंबल होता है Fe, एल्यूमिनियम जिसका सिंबल होता है Al, निकिल आपने पढ़ा Ni और कोबाल्ट होता है Co। ठीक है, तो इन सबको बनाने में इस्तेमाल करते हैं एल्निको का। एल्निको आज तक पेपर में नहीं आया, लेकिन हो सकता है आ जाए, तो थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इतने थे आप लोगों को जो आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर? मी माई फर्स्ट पढ़ा रही हो आप बेटा, समझ नहीं आ, बफरिंग तो नहीं हो रही, बिल्कुल सही चल रही है क्लास। चलिए आइए, अब आप लोगों को जो आपका टॉपिक था मिश्र धातुएं, यानी जब 2 या 2 से अधिक धातुएं आपस में मिलती हैं तो बनाती हैं नए तरीके के उपकरण या नई तरीके के प्रोडक्ट, उन्हीं को कहा जाता है मिश्र धातु। तो ये आपने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। तो जितना भी मैंने आपको ये क्लास में मिश्र धातु पढ़ाई है ना, इनको अच्छे से देख लेना कि कौन सी मिश्र धातु किन किन धातुओं के मिश्रण से बन रही है। बस यही आपको पेपर में अगर क्वेश्चन बना तो यहीं से आपका फंस जाएगा। आओ आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे ओर की। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का ओर, यानी कि अयस्क। अगर हम बात करते हैं कि मैम अयस्क क्या होते हैं, तो आप लोग जानते हो अयस्क जो होते हैं, अयस्क यानी कि ओर, जिनको कहते हैं हम लोग ओर यानी अयस्क। तो हमारे इस ब्रह्मांड में जितनी भी धातुएं हैं, जब भी हम धातुओं को प्राप्त करते हैं तो धातुएं हमें जब प्राप्त होंगी तो वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होती, वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होती, उनको बहुत सी दूसरी चीज़ों से हमें निकालना पड़ता है। जैसे कि आप बात कर लें तांबे की, आप बात कर लें लोहे की, तो ये हमें दूसरी चीज़ों के साथ मिश्रित रूप में मिलते हैं। तो जब इन सब चीज़ों को हम अलग करते हैं या उस मिश्रण से जब हम किसी भी तत्व को निकालते हैं तो यही होता है अयस्क प्यारे बच्चा। तो अयस्क क्या है? अयस्क वो पदार्थ हैं जिनसे हम धातुओं का निष्कासन करते हैं। तो कभी भी पूछे अयस्क क्या होते हैं तो बताएंगे वे पदार्थ जिनके द्वारा या जिनसे विभिन्न धातुओं को अलग किया जाता है, धातुओं को अलग किया जा सकता है। ठीक है, अलग किया जा सकता है या अलग किया जाता है। ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग अयस्क यानी कि ओर। तो अयस्क क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनसे विभिन्न धातुओं को अलग किया जाता है।
यानी कि जैसे मुझे लोहा निकालना है तो मुझे हेमेटाइट नाम की एक अयस्क होगा, उसी से निकालना पड़ेगा लोहा। लिग्नाइट एक अयस्क होगा, उससे निकालना पड़ेगा लोहा। जैसे कि भाई आप एक लड्डू खा रहे हैं, अब लड्डू जो तुम खा रहे हो ना, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, उसमें काजू भी है, उसमें किशमिश भी है, उसमें गोला भी है, उसके अंदर आप लोगों को मखाने भी डले हुए हैं। अब तुम्हें काजू बड़े पसंद है ना, तो तुमने क्या करा, उस लड्डू में से काजू निकाल लिया और खा लिया। तुम्हें काजू चाहिए था, तुमने काजू निकाल लिया और खा लिया। अब कोई दूसरा बच्चा, उसे किशमिश बड़ी पसंद है, तो उसने क्या करा, उस लड्डू में से किशमिश निकाली और खा ली। कोई तीसरा बच्चा है भैया, उसे मखाना बड़ा पसंद है, उसने उस लड्डू में से मखाना निकाला और खा लिया। तो मतलब हमारे ब्रह्मांड में भी बहुत सारे ऐसे अयस्क हैं जिनके द्वारा हम विभिन्न तत्वों को निकालते हैं। अब ये अयस्क अलग अलग है, किसी अयस्क से हम लोहा निकाल सकते हैं, किसी अयस्क से हम चांदी निकाल सकते हैं, किसी से हम कॉपर निकाल सकते हैं। तो अब हमें वही पढ़ना है कि किसका अयस्क क्या है, लोहे के क्या कौन कौन से अयस्क है, यानी लोहा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, चांदी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये ठीक है। तो लिखेंगे मैटर्स, आप लोग लिखेंगे भाई मैटर्स बाय विच वी सेपरेट या ऑब्टेन, प्राप्त करते हैं ना, वी ऑब्टेन मैनी मेटल, ठीक है, मैनी मेटल्स। तो वो पदार्थ जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के धातुओं को अलग कर सकते हैं, अयस्क कहलाते हैं या ओर कहलाते हैं। चलिए आइए अब एक एक करके ओर को पढ़ा जाए। आओ प्यारे साथियों, सबसे पहले जो हम ओर पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं बेटा, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धातु लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अयस्क, ठीक है, यहाँ पर फिर से धातु लिखी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है उसका अयस्क। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एल्यूमिनियम की। आपको पेपर में आएगा कि जो एल्यूमिनियम होता है, बताइए उसको कौन कौन से अयस्क से प्राप्त कर सकते हैं, एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ से निकाला जा सकता है। तो आप बताओगे कि एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। बेटा कॉपी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, बहुत बार पेपर में पूछा है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट से क्या निकाल सकते हैं, तो तुम कहोगे एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, या एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो तुम कहोगे बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम जो होता है ये बॉक्साइट से निकाला जा सकता है। मैम बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3, और कितने भी मॉलिक्यूल इसके सामने पानी के हो सकते हैं। तो Al आ रहा है ना एल्यूमिनियम, तो बस फाइनल इस फॉर्मूले से हम एल्यूमिनियम को निकाल सकते हैं। तो दैट्स मीन ये जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। समझ में आ गई बात, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्लियर? देखो बेटा, एक बच्चा बोल रहा है कि मैम आप पीडीएफ से कांटेक्ट ज़्यादा देते हो। बेटा ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पीडीएफ से पढ़ने ही पढ़ने हैं। इससे पहले मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए आपको हाथ से पढ़ाए, और प्यारे बच्चे आपने उन सब चीज़ों को हाथ से ही पढ़ा। भाई पीरियोडिक टेबल कोई हाथ से नहीं बना सकता, ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल हाथ से नहीं बन सकती तो वो आपको पढ़ाई ही जाएगी टेबल से, पीडीएफ से, ठीक है बेटा। और आप लोगों को ये जो ओर है, ओर जो है, और ये जो आप लोगों के अलॉय थे, मिश्र धातुएं, इनको भी आपको हाथ से नहीं पढ़ाया जा सकता, ये सब आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे किससे बेटा, पीडीएफ के जरिए। और दूसरा रीज़न ये है कि भाई आप लोगों को ये जो केमिस्ट्री है पूरा 10 से 12 दिन में ही आपने ख़त्म करी है। तो अगर मैं इतनी लंबी लंबी डेफिनेशंस आपको लिखूंगी बेटा, तो फिर बताइए किस तरीके से हम जो अपनी केमिस्ट्री है उसको ख़त्म करेंगे सही तरीके से। तो फिर आपके टॉपिक्स बच जाते हैं, फिर आप नए बैच जब आपका आ रहा है तो रिवीजन आप फिर नहीं कर पाते। तो अब आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, आप रिवीजन अच्छे से कर लोगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो आपको टेबल या पीडीएफ से ही पढ़ाई जा सकती हैं। मैंने बायोलॉजी में जहाँ ज़रूरत थी पीडीएफ की वहाँ ली है, जहाँ नहीं थी वहाँ बिल्कुल नहीं ली है,
केमिस्ट्री में भी आप देखोगे मैंने मेटल नॉन मेटल आपको कैसे पढ़ाए हैं, हाथ से ही पढ़ाए हैं। मैंने पूरा का पूरा पदार्थ आपको हाथ से पढ़ाया है। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी जहां नीड थी वहां सिर्फ आपको पीडीएफ लिया है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पूरी पीडीएफ से ही पढ़ाई जा सकती थी। सिर्फ ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पीडीएफ से पढ़ने ही पढ़ने हैं। समझ में आ रही है बेटा? तो ये 2 टॉपिक पीडीएफ से पढ़ने ही पढ़ने पड़ते हैं आप लोगों को। अब जैसे नेचुरल गैस मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, मैंने प्रोड्यूसर गैस जो थी वो पढ़ाई थी आप लोगों को, ठीक है। वो भी इसलिए मैंने आप लोगों को पीडीएफ में पढ़ाए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें हो जाती हैं जिनको लिखने में ना टाइम लगता है। और अगर मैं अभी आपको उनको लिख कर पढ़ाती तो आज हम ये जो पूरा कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक, ये कंप्लीट नहीं हो पाते। तो दिक्कत ये हो जाती है बेटा, ठीक है। आ जाओ। और मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो मैं आपको समझा सकूं। आपको सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताइए एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। आप बताकर चलोगे बॉक्साइट है, आप बताकर चलोगे डायस्पोर है, आप बताकर चलोगे काइलोनाइट है। लेकिन बहुत बार जो आया है पेपर में बॉक्साइट ही पूछा है। हद से हद बॉक्साइट का फॉर्मूला पूछ लेगा, आपको सामने लिख दिया है। तो हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम के अयस्क की। एल्यूमिनियम के आपको 3 अयस्क दिख रहे हैं। पहला अयस्क है बॉक्साइट, बहुत बार आया पेपर में। डायस्पोर है प्यारे बच्चे, फॉर्मूला देख लीजिए, आपको इसमें भी एल्यूमिनियम नजर आ रहा है, तो दैट्स मीन इससे भी हम एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। फिर है काइलोनाइट। काइलोनाइट जो होता है ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क है और इसका फॉर्मूला हो जाता है Al2Si2O3। अब इससे आप एल्यूमिनियम भी निकाल सकते हो और बेटा सिलिकॉन भी, इससे आप सिलिकॉन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले में सिलिकॉन भी आ रहा है, तो दैट्स मीन इससे हम सिलिकॉन भी निकाल सकते हैं। तो ये 3 अयस्क आपको एल्यूमिनियम के होते हैं, याद रखने हैं। आ जाओ दूसरे की बात कर लेते हैं। ये दूसरा अयस्क है बेटा जिंक। ये पहला अयस्क था बेटा एल्यूमिनियम, दूसरा अयस्क है जिंक। जिंक का भी पूछ ले तो बताएंगे जिंक ब्लेंड, नाम से पता चल रहा है जिंक ब्लेंड, ठीक है। या इसी को हम स्क्लेफराइट भी कहते हैं, इसी को ही स्फ्लाराइट के नाम से भी जाना जाता है। चलो फॉर्मूला क्या हो जाता है ZnS, यानी कि जिंक ब्लेंड या जिंक स्फ्लारेट या जिंक सल्फाइट भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अगला है कैलेमाइन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कैलेमाइन, बहुत बार पूछा गया है कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का, जिसको जिंक कार्बोनेट के नाम से भी जानते हो, ठीक है। अगला है जिनसाइट। जिनसाइट नाम से पता चल रहा है जिनसाइट, जिंक ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने पढ़ा एल्यूमिनियम के 3 अयस्क, मेरे साथ बोलो। एक तो हो गया बॉक्साइट, एक हो गया डायस्पोर और एक हो गया काइलोनाइट, ठीक है। आपको पूछे जिंक, इसके भी 3 अयस्क हमने पढ़े। जिंक ब्लेंड हो गया, फिर हो गया कैलेमाइन और फिर हो गया जिनसाइट। तो ये आपने पढ़ लिए जिंक के भी 3 अयस्क। अब आ जाओ आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ बढ़कर मैं आप लोगों को बताने वाली हूं अब लोहे के अयस्क। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अयस्कों से क्वेश्चन आया ना तो एल्यूमिनियम के जरूर पूछ लेता है, और एल्यूमिनियम में भी बॉक्साइट बहुत ज्यादा पूछता है। जिंक का पूछ लेगा, कैलेमाइट हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया, ये ज्यादा आते हैं। फिर आता है लोहा। लोहा जो होता है बेटा इसके हेमेटाइट होते हैं, मैग्नेटाइट होते हैं, सीडेराइट होते हैं, आयरन पायराइट होते हैं, लिमोनाइट होते हैं। देखो जिसके भी नाम के पीछे राइट 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 नजर आ रहा हो, राइट हो गया, टाइट हो गया, ये होते हैं आयरन के अयस्क, लोहे के अयस्क, ठीक है। तो ये ना ये सब आपको याद होने चाहिए, ये इनमें से कोई भी पेपर में आ सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आयरन के अयस्क होते हैं हेमेटाइट। बेशक इनका फॉर्मूला ना है लेकिन सीधा सीधा ही आ जाएगा कि आयरन के अयस्क कौन कौन से होते हैं। तो आपने बताया हेमेटाइट होगा, मैग्नाइट होगा, सीडेराइट होगा, आयरन पायराइट, इसका फॉर्मूला भी आ जाता है आयरन पायराइट का, ठीक है, FeS2 आयरन पायराइट और लिमोनाइट। तो ये होते हैं आप लोगों के आयरन के अयस्क। 1 2 3 4 5 5 अयस्क हैं आयरन के जो आपको पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुई बात? जल्दी से बताओ, बात समझ में आई?
बात समझ में आई या नहीं आई मुझे ये बताओ। बेटा पीडीएफ हर क्लास का मिलता है। एक बार मुझे बताएं कौन सी क्लास का पीडीएफ आपको नहीं मिला। तो हर क्लास का पीडीएफ मिलता है, ठीक है। चलो, तो अभी तक मैंने जो बताया कि आपको आयरन का अयस्क पूछा जाए, एल्युमिनियम का अयस्क जब भी पेपर में पूछे बताना बॉक्साइट। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, ऑप्शन में दे देगा एल्युमिनियम का, लोहे का, जिंक का, कैल्शियम का। तो आपको बताना है बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। ऐसे क्वेश्चन आएगा। या ऐसे आएगा इनमें से कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन दे देगा हेमेटाइट, सीडेराइट, बॉक्साइट या जिंक ब्लेंड, ऐसे करके। तो आप लोग बताएंगे कि जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आ रही है? सामने चीज़ें लिख रही हैं। मैं अपने हाथ से लिखती तो तब भी मैं एल्युमिनियम ही लिखती, तब भी मैं बॉक्साइट ही लिखती और तब भी मैं फॉर्मूला यही लिखती। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं बैठकर, जिनको नहीं पढ़ना, जिनको सिर्फ कमियां निकालनी है वो कमियां निकालेंगे बेटा। तो जो चीज़ मैं खुद हाथ से लिखती वही यहाँ पर लिखी हुई है। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। भाई आयरन के आपने पढ़े, आपको याद करने हैं आज ही रात को बैठकर। क्या मैम कि आयरन के कौन कौन से अयस्क हैं? भाई आप बताओगे, आपको दिख रहा है हेमेटाइट हो गया, इसके बाद हो गया मैग्नेटाइट, इसके बाद हो गया सीडेराइट, इसके बाद आप लोग आयरन पायराइट बता सकते हो और बता सकते हो लिमोनाइट। तो ये पांचों के पांचों आयरन के अयस्क हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि कहीं ना कहीं इनके नाम के पीछे टाइट या राइट करके आपको मिलेगा ही मिलेगा आयरन के लिए। आ जाओ अगला, ये तीसरे नंबर का था। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर का। बेटा लेड जिसका सिंबल होता है पीबी, लेड जिसका सिंबल होता है पीबी। तो लेड के कौन कौन से आप लोगों के और वो होते हैं, अयस्क होते हैं, तो जान लेते हैं। बेटा गैलेना बहुत पूछा जाता है, गैलेना बहुत बार पेपर में आया है। इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिखवा ही रही हूँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको साथ के साथ बता रही हूँ, उसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। तो जो लेड होता है, सीसा आपने पढ़ा था, धातु होता है एक तरीके का, विद्युत का कुचालक होता है। इसको भी हम कई अयस्कों से निकाल सकते हैं। जैसे गैलेना, गैलेना किसका मिश्र धातु है, किसका अयस्क है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बताना ये सीसे का अयस्क होता है गैलेना। तो सीसे की जब बात करते हैं तो इसका पहला अयस्क हो गया गैलेना, जिसका सिंबल इसका फॉर्मूला होता है पीबीएस, ठीक है। एंग्लेसाइट हो गया बेटा, और कैसीटेराइट ये सेसुरेसाइट हो गया। तो ये सब आप लोगों के किसके हो जाते हैं, सीसे के, जिसमें से गैलेना बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप ये दोनों याद नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैलेना ज़रूर याद करना। गैलेना जो होता है ये किसका अयस्क है, बहुत बार पेपर में आया है। तो आप बताओगे किसका है, सीसे का। आज वो बात करते हैं टिन की, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर जो आपको पढ़ना है टिन, जिसका सिंबल होता है एसएन। मैं बार बार बताती आ रही हूँ, टिन जिसका सिंबल होता है एसएन। तो टिन का जो वो होता है प्यारे बच्चे अयस्क कैसीटेराइट होता है। ये आपको बहुत बार ये भी पूछा गया, और टिन का एक ही याद कर लेना, कैसीटेराइट, ठीक है। कैसीटेराइट कैसेट से याद कर लेना, पहले वीडियो प्लेयर आते थे उसमें कैसेट लगाते थे। तो कैसीटेराइट किसका होता है, टिन का, इसका सिंबल होता है SnO2। तो अभी तक आप लोगों को हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, भैया लिम्नोनाइट, आयरन पायराइट, ये सब आयरन के अयस्क थे। फिर आपने बॉक्साइट मैंने कहा जरूर याद कर लेना, एल्यूमिनियम का था। जिंक ब्लेंड जरूर याद कर लेना, कैलोमाइन जरूर याद कर लेना, जिंक के थे, ठीक है। चलो आओ आगे बात कर रहे हैं। आगे बढ़े तो कॉपर की बात करेंगे छठे नंबर पर। जो छठे नंबर की धातु है कॉपर, तांबा जिसको कहते हो, जिसका सिंबल होता है Cu। तांबे को किस किस से निकाल सकते हो, कॉपर पायराइट पूछा जाता है पेपर में, कॉपर ग्लांस पूछा जाता है, क्यूपराइट पूछा जाता है। देखो कितने इजी हैं कॉपर के, आपको मैं इजी इजी बता रही हूँ। कॉपर पायराइट, कॉपर देखकर समझ जाओगे कॉपर का अयस्क है, ठीक है। कॉपर ग्लांस, कॉपर देखकर समझ जाओगे कॉपर का अयस्क है। क्यूपराइट, क्यूब कॉपर के जैसा ही साउंड कर रहा है, समझ जाओगे कॉपर का अयस्क है। वे तीन तो आप इजीली पहचान लोगे। मेलाकाइट भी हो गया बेटा और एजुराइट भी हो गया। तो ये दो और आपको याद करने पड़ेंगे कि ये सब होते हैं कॉपर के अयस्क। तो कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, एजुराइट और बेटा मेलाकाइट,
ये किसके अयस्क होते हैं? कॉपर के। पेपर में पूछेगा। जूम कर दूं? ये लो, जूम कर दिया। ठीक, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब आपको 7वें नंबर पर याद करने हैं चांदी के। सिल्वर जिसका सिंबल होता है Ag, चांदी। चांदी के कौन कौन से अयस्क होते हैं? तो भाई पायरनग्राइट या जिसको आप रूबी सिल्वर बोलते हो, तो पायरनग्राइट यानी जिसका नाम होता है रूबी सिल्वर। तो कई बार रूबी सिल्वर के नाम से याद आता है, तो देखकर ही पहचान लोगे रूबी सिल्वर मीन्स सिल्वर का अयस्क है ना। आपको मिलेगा क्लोरोग्राइट यानी हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर भी आ जाता है, इसका तो फॉर्मूला भी कई बार आया है, ये इंपॉर्टेंट है। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर यानी कि इसको सिल्वर क्लोराइड भी बोलते हैं। हॉर्न सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड भी बोलते हैं, जो फोटोग्राफी प्लेट में काम आता है, फोटोग्राफी के अंदर काम आता है ये हॉर्न सिल्वर। ठीक है, तो ये भी पूछ लेगा आपको, हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? सिल्वर का अयस्क है। ठीक, स्टीफेनाइट आता है, ये तो नहीं पूछा गया। प्रूसीटेट आता है, ये भी नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने आपको लिखवा दिए हैं, आप याद कर सकते हो तो कर लो। लेकिन अगर आप नहीं याद कर सकते तो एटलीस्ट सिल्वर के 2 जरूर याद कर लेना, एक तो रूबी सिल्वर और एक हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला भी आता है, जिसको आप सिल्वर क्लोराइड के नाम से जानते हो, AgCl। ठीक है, जो फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। बेटा ये जो आप लोगों का चांदी है ना, इसका एक और है सिल्वर ग्लांस, ये भी आ जाता है पेपर में। तो देखो रूबी सिल्वर, सिल्वर आ रहा है देखकर पहचान लिया। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर आ रहा है देखकर पहचान लिया। और सिल्वर ग्लांस, सिल्वर आ रहा है देखकर पहचान लिया। बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा एफर्ट दिखाओगे ना तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। पहली बार पढ़ रहे हो इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो अभी तक आप 6 धातु पढ़ चुके हो, उनके अयस्क पढ़ चुके हो। आ जाओ आगे बात कर रहे हैं। छठे के बाद हम लोग चल रहे हैं 7वें की तरफ। 7वां है बेटा कैल्शियम। अगर आपको पूछे कभी भी कि कैल्शियम के अयस्क कौन कौन से हो सकते हैं, बेटा डोलोमाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डोलोमाइट। ठीक है, कैल्शियम में डोलोमाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोलोमाइट जो होता है ये 2 का अयस्क है, एक तो कैल्शियम का और एक मैग्नीशियम का। तो कई बार आपको पूछता है कि डोलोमाइट जो होता है ये किस किस का अयस्क होता है। तो एक बार फॉर्मूला देखो, कैल्शियम भी आ रहा है फॉर्मूले में, मैग्नीशियम भी आ रहा है। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है बेटा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क इसको माना जाता है, डोलोमाइट को। आओ कैल्साइट प्यारे बच्चा, कैल्साइट नाम से पहचान लोगे। कैल्सी यानी कैल्साइट, कैल्शियम से कोरिलेट कर रहा है कुछ कुछ, तो ये हो गया किसका अयस्क? कैल्शियम का। जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला पता है किसी को? CaSO4.2H2O। जिप्सम प्यारे बच्चों, जो जिप्सम होता है इसके अगर आपको यूज बताऊं, जिप्सम कितने बच्चों ने सुना है जिप्सम के बारे में? तो जो जिप्सम होता है ये भी कैल्शियम का ही अयस्क है। क्यों मैडम? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब आप इस जिप्सम को गर्म करते हो बेटा, मान लीजिए ये जिप्सम है और इसको आपने कर दिया गर्म, ठीक है, इसको आपने कर दिया गर्म, इसको आपने हीट कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इससे 1.5 मॉलिक्यूल जो हैं पानी के वो निकल जाएंगे, 1.5 मॉलिक्यूल पानी के निकल जाएंगे। तो ये बन जाएगा CaSO4.12H2O, ये बन जाएगा ये। अच्छा मैम CaSO4.12H2O ये जो बना इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं POP। POP का नाम सुना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं जिसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, नाम सुना होगा। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मूर्तियाँ बनाने में। मूर्तियाँ देखी हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो स्टैच्यू होते हैं, स्टैच्यूज फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, स्टैच्यू बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में। इसी का इस्तेमाल करते हैं हड्डियों को जोड़ने में। जब किसी की हड्डियाँ टूट जाती हैं, हड्डियों को जोड़ने में, यानी कि प्लास्टर चढ़ता है ना, तो जब डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाता है तो उसको इनको जॉइंट करने में, यानी प्लास्टर चढ़ता है जब आप लोगों को, तो यही होता है वो प्लास्टर जो वाइट वाइट है ना, वो यही होता है POP।
और इसी पीओपी का इस्तेमाल करते हो घरों में फोर सीलिंग करने के लिए, फोर सीलिंग के लिए, ठीक है। चलो, लेकिन मैम अगर हमें जिप्सम का वो पूछ ले उपयोग, तो जिप्सम मिट्टी की अम्लीयता को दूर करता है। क्या करता है? मिट्टी की अम्लीयता को दूर करता है, ठीक है, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करता है, ये पूछ लेगा। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करना, इसका काम है मिट्टी की अम्लीयता को दूर करना। अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो रही है तो थोड़ा सा उसमें जिप्सम मिला दो, तो जिप्सम मिलकर मिट्टी अम्लीय कम हो जाएगी, मतलब अम्लीयता को दूर करेगा। तो ये क्या करता है? रिमूव, ये क्या काम करता है? रिमूव्ड एसिडिटी ऑफ सॉइल, रिमूव एसिडिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो वो है अम्लीयता उसको दूर करता है जो जिप्सम होता है। तो जिप्सम के बारे में भी आपको पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। जिप्सम जो है इसको सीमेंट में भी मिलाया जाता है, जो सीमेंट होता है बच्चा, सीमेंट में मिलाया जाता है इसको, ठीक है। क्यों मिलाया जाता है? जिससे ये सीमेंट की जो जमने की दर है उसको बढ़ा दे। यानी सीमेंट आपने देखा है, अगर सीमेंट में पानी लग जाए तो बहुत जल्दी से सेट हो जाता है, तो सीमेंट को हमें जल्दी सेट नहीं करना, थोड़ा देर में सेट करना है। तो सीमेंट का सेटिंग पीरियड अगर हमें बढ़ाना है तो उसमें थोड़ा जिप्सम मिला देते हैं। तो क्यों मिलाया जाता है? सेटिंग पीरियड को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज सेटिंग पीरियड, टू इंक्रीज्ड सेटिंग पीरियड। यानी सीमेंट को हमें जल्दी नहीं जमाना, हमें सीमेंट को थोड़ा देर में जमाना है, देर में सेट करना है। तो जो वो होता है सीमेंट, उसके सेटिंग टाइम को हम लोग इंक्रीज करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम जो सीमेंट है वो थोड़ा देर से जमे, इसीलिए उसमें हम जिप्सम मिलाते हैं। तो बात समझ में आई आप लोगों को? बात समझ में आई? हाँ? अच्छा मैम, नोट्स पीडीएफ में कांटेक्ट ज़्यादा और क्लास में कम पढ़ाते हो, ये बोल रही हूँ। नोट्स में कंटेंट ज़्यादा, अच्छा ये बोल रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं बेटा। वैसे तो जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है वही होता है। कई बार ऐसा होता है, अगर जो पिछली पीडीएफ है उसमें कंटेंट इसलिए ज़्यादा गया होगा क्योंकि आधे जो आप लोगों के मिश्र धातुएं थी वो रह गई थी, लेकिन बोर्ड में क्योंकि पीडीएफ कंप्लीट थी तो वो पूरी सेव हो गई थी, इसलिए आपको कंटेंट वहाँ ज़्यादा लगा होगा। अदरवाइज जितना पढ़ाते हैं उतना ही होता है, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। तो जिप्सम के बारे में इतनी चीज़ें आप लोग ज़रूर याद करेंगे। चलिए आइए, तो फॉल्सफार, फॉल्सफार भी पूछ लेता है, किसका है? तो आप बताओगे कैल्शियम का। एब्स्टेटस भी पूछ लेता है बेटा कैल्शियम का, ठीक है। तो कैल्शियम के भी आप ज़रूर याद करेंगे। जिप्सम, कैल्सेराइट, डोलोमाइट, फॉल्सफार, फॉल्सफार भी कई बार पूछा है बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एब्स्टेटस भी कई बार तो नहीं लेकिन पूछ लिया जाता है। चलो आओ आगे बात करेंगे। स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के रेयरली आते हैं, ज़्यादातर एल्युमिनियम, लोहा, जिंक, टिन, सीसा और कैल्शियम, इनके ज़्यादा आते हैं। ये स्ट्रोंशियम के कभी कभार पूछ लिए जाते हैं बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कॉपर की। कॉपर का तो शायद मैंने आपको अभी अभी पीछे बता भी दिया था, तो कॉपर तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, ये रहे। तो ये कॉपर के तो आपने पढ़ ही लिए हैं। चलिए, तो इतने आप लोगों के पास थे, आ जाओ। चांदी के भी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक। और अगर आपको और पढ़ने हैं, जिनका भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो बाकी के और आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कोबाल्ट का और निकिल का और देख लेना, और यूरेनियम का, ठीक है, ये और देख लेना, इनको और कर लेना याद। तो भाई कोबाल्ट जो होता है इसका भी अयस्क पूछ लेगा। तो आप बताओगे कॉपर, ये तो कॉपर के हो गए पीछे, ये कॉपर का है पिछली पीडीएफ का जो मैंने अभी भी आपको बताया। कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, ये कॉपर के आपने पढ़ लिए, इसको दोबारा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं किसका? कोबाल्ट का। तो बच्चा जो कोबाल्ट होता है इसका होता है स्मेलाइट, तो कोबाल्ट का ज़रूर याद कर लेना, स्मेलाइट जो होता है कोबाल्ट का होता है। निकिल का आप लोग बताकर चलोगे, तो निकिल का हो जाएगा निकिल सल्फेट, ठीक है, ये कोबाल्ट का हो गया, ये निकिल का हो गया, ठीक।
अब देखो मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज का आपने अभी अभी पढ़ा, तो मैग्नीज का हो जाता है मिलाराइट हो गया, मैग्नीज का हो जाएगा पाइलुरोसाइट हो गया, मैग्नीज का हो गया मैग्नाइट। ठीक है, अब बात करेंगे यूरेनियम की। तो यूरेनियम के ये दो हैं, कैसे, कार्नेटाइट और प्यारे बच्चे पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड बहुत बार पूछा गया है, पिच ब्लेंड किसका है, इसका है, ये बहुत बार पूछा गया है। आप बता देंगे ये यूरेनियम का होता है। पिच ब्लेंड बहुत बार पूछा गया है, यूरेनियम का है। तो यूरेनियम के दो याद रखना, कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड। और मैग्नीज के भी तीन है, मिलाराइट हो गया, पाइलुरासाइट हो गया, मैग्नाइट हो गया। और प्यारे बच्चे निकिल जो होता है, इसको हम स्लेम लाइट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग NiS के नाम, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो निकिल सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। जबकि कोबाल्ट का हो जाता है, आप लोग बताकर चलेंगे, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रही है, एक सेकेंड रुकना, मैं इसको ठीक कर दूं। जो कॉपर का था ना बेटा, कॉपर के तो आप लोग पहले ही कर चुके हो, कॉपर के मैंने आप लोगों को ये बता दिए हैं, सिलेस्टीन हो गया है, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट, क्यूपराइट भी जिसको आप बोलते हो, ये सारे हो गए हैं। अब आप लोगों का यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था मिसप्रिंट हो गया था, ये कॉपर का यस्क है बेटा, जिसको मैं आपको पीछे लिखवाई चुकी हूँ, कॉपर पाइराइट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से निकिल से ये सारा ठीक कर लीजिएगा, निकिल हो गया, मैग्नीज हो गया और यूरेनियम हो गया, निकिल हो गया, मैग्नीज हो गया और यूरेनियम हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कर लेनी है तैयार। ठीक है बेटा, समझ में आई बातें, जल्दी से बताओ। ठीक है, हाँ ये वाला जो है कोबाल्ट वाला, इसको मत करना, ये मैंने बोला ना मिसप्रिंट हो गया है, कोबाल्ट वाला मत करना, कोबाल्ट वाला मिसप्रिंट हो गया है बेटा। बाकी ये जो पीछे था कॉपर वाला, वो मैं तुम्हें करवाई चुकी हूँ, ये रहा कॉपर का, कॉपर वाले आप सब कर चुके हो, ये रहे बेटा कॉपर के, कॉपर के मैंने आप लोगों को बताए हैं अभी, ये जो कॉपर पाइराइट था, कॉपर ग्लास था, ये कॉपर के थे सारे। स्ट्रोंशियम के आपको आते ही नहीं है, मैंने कहा था स्ट्रोंशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नहीं आता पेपर में। आपको कॉपर हुआ, कैल्शियम हुआ, वो हुआ मैग्नीज हुआ, यूरेनियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, आयरन हुआ, लेड हो गया, टिन हो गया, जिंक हो गया, इन सब के आते हैं। तो जितना मैंने आपको बताया वो आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि यहीं से आपको बेसिकली पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बनने की संभावना रहती है। ठीक है बेटा, बताओ अब मुझे जल्दी से। बेटा दूसरे बैच के अंदर आपको क्लास, अगर आप पहले रिवीजन कर चुके हो अपनी चीज़ों का, मतलब आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, तो अब आप चीज़ों को रिवाइज करें। ठीक है, अगर कोई लगता है कि कोई टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, या रिवीजन करते टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को आप दूसरे बैच में देख सकते हो लाइव, अगर आपके लिए वो दूसरा बैच फ्री रहेगा। वैसे सर ने कल इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, तो प्यारे बच्चों फिर आप उस टॉपिक के लिए दोबारा क्लास ले सकते हो, अदरवाइज दोबारा क्लास लेने की बिल्कुल भी नीड आपको नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक बच्चे का जन्मदिन है भाई, दीपक का। दीपक आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा। ठीक है, हाँ वो कोबाल्ट का फॉर्मूला भी मिसप्रिंट ही लिखा हुआ है बेटा, उसको छोड़ दो तुम, उसको मत करो, वो गलत मिसप्रिंट हो गई है वहाँ पे चीज़ें। ठीक, तो मैंने आपको मैग्नीज का बताया, यूरेनियम का बताया, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। सभी के कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करेंगे फ्यूल चैप्टर। अब फ्यूल चैप्टर से जब हम बात करते हैं, तो फ्यूल चैप्टर जो है इसको मैं आप लोगों को, जो आपका नया वाला बैच बनेगा उसमें आपको ज़रूर बताऊंगी फ्यूल चैप्टर जो होगा। ठीक है, फिलहाल आपके सामने एक और नई चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। कई बार क्या होता है कि पेट्रोलियम के बारे में आपको पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। पेट्रोल जो होता है प्यारे बच्चे, ये कैसे निकाला जाता है, पेट्रोलियम से, ये चीज़ें आ जाती हैं आप लोगों को। तो ज़्यादातर नहीं आई है, लेकिन कभी कभार आ जाती हैं, तो आप लोग बता पाए। ठीक है, देखो पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिख लीजिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोल,
जो पेट्रोलियम होता है ना बेटा, पेट्रोलियम है कच्चा पदार्थ, यानी कि एक काले धूसर रंग का एक कच्चा सा पदार्थ होता है ये पेट्रोलियम जो होता है। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसी से हम कई तरीकों से दूसरी चीज़ों को निकालते हैं। जैसे आप लोगों का डीजल हो गया, आप लोगों का पेट्रोल हो गया, मोम हो गया, गैसोहोल हो गया, ये सारे ईंधन जो है पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से ही निकाले जाते हैं। तो वही चीज़ आपको मैं बताने वाली हूँ कि जब हम पेट्रोलियम जो होता है, जो कि एक कच्चा पदार्थ है, जो करोड़ों वर्षों लाखों के करोड़ों और लाखों वर्षों के अंदर पृथ्वी की सतह के अंदर जो वनस्पति या जो दूसरे कार्बनिक पदार्थ दब गए थे, उन्हीं से बना है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम तुमने कई बार देखा है, कई जगह जगह तेल पेट्रोल के कुएं निकलते हैं, तो वो एकदम से रिफाइन मतलब यूजेबल ऑयल नहीं होते हैं, उनको रिफाइन किया जाता है, उनको बनाया जाता है। तो पेट्रोलियम से कैसे पेट्रोल और डीजल को निकाले, या उनके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है, ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे प्राकृतिक गैस की हम लोग बात करते हैं, प्राकृतिक गैस, बायोगैस भी कहते हो जिसको, तो बेटा इसमें कार्बन कितना होता है आप बताओगे? इसमें कार्बन की संख्या 4 तक होती है। कार्बन 1 से 4 तक, यानी कार्बन के 1 से 4 मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं प्राकृतिक गैस में। और इसका क्वथनांक कितना होता है तो बताओगे 30 डिग्री सेल्सियस। और ये कैसा ईंधन है आप लोग जानते हो? गैसीय ईंधन है भाई। जो प्राकृतिक गैस है मीन्स गैस के रूप में यूज होती है। ठीक, अब बात करते हैं पेट्रोलियम ईथर। तो जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम से जब पेट्रोलियम ईथर जो है, इसमें कार्बन कितना होता है तो 5 से 7, यानी कार्बन के 5 से 7 नंबर होंगे इसके अंदर। ये कितने क्वथनांक कितने टेम्परेचर पर बॉईल करेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा तो आप लोग बताकर चलोगे। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 30 से 90 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं पेट्रोलियम ईथर का? ड्राई क्लीन में। बेटा कपड़ों पर ड्राई क्लीन कराते हो, ड्राई क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों पर ड्राई क्लीन कराते हो, कभी देखा ड्राई क्लीन कैसे होती है बेटा? उसमें ये पेट्रोलियम ईथर होता है, जहां दाग लगा हो वहीं पर इसको डाला जाता है, और वहीं से जो कपड़ा है उसको पूरे को गीला नहीं किया जाता, वहीं से जो कलर जो दाग लगा हुआ है उसको हटाया जाता है। इसी को कहते हैं ड्राई क्लीन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राई क्लीन में कौन सा पेट्रोल का फोम है जिसका इस्तेमाल होता है, तो पेट्रोलियम ईथर नाम का केमिकल जिसका इस्तेमाल करते हैं ड्राई क्लीनिंग के अंदर। इसमें कितने होते हैं कार्बन के नंबर तो 5 से 7 नंबर होते हैं इसमें कार्बन के। आगे है गैसोलीन। गैसोलीन जो होता है या पेट्रोल की अगर हम बात करें, ये भी ईंधन है बेटा, ये भी पेट्रोलियम से नहीं, ये सारी चीजें पेट्रोलियम से निकाली जाती है। पेट्रोलियम है कच्चा पदार्थ, इसी से अलग अलग विधि द्वारा निकालते हैं हम ईंधनों को। तो कभी पूछे पेट्रोलियम द्वारा कौन कौन से ईंधन निकलते हैं तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ईथर बनाया जाता है, गैसोलीन और पेट्रोल बनाया जाता है। गैसोलीन और पेट्रोल में जो कार्बन की मात्रा है वो 7 से 10 होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप लोगों का बॉईल करता है ना, तो यहाँ पर इसको याद लिख लेना है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रही है चीज़ें, कई बार पीडीएफ में दिक्कत हो जाती है। तो देखो यहाँ पर लिखना है आप लोगों को कि ये 100 से 200 डिग्री सेल्सियस, 100 से 200 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करता है जाकर। और ये वाहनों में ईंधन के रूप में यूज होता है, एज अ फ्यूल इसका यूज करते हैं हम लोग इन व्हीकल। जो व्हीकल होते हैं, जो कार वगैरह होती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कैरोसिन होता है मिट्टी का तेल, तुमने सुना है कैरोसिन होता है बेटा मिट्टी का तेल जो होता है। तो कैरोसिन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसमें कितने कार्बन होते हैं तो 11 से 15 कार्बन होते हैं इसके अंदर। ये कितने टेम्परेचर पर बॉईल करेगा तो 176 से 200 डिग्री सेल्सियस पर ये भी बॉईल करता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? घरेलू ईंधनों के रूप में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। भाई तुम घर में लैंप जलाते हो, लैंप होते हैं तुम्हारे घर में, अब तो नहीं जलते, अब तो लाइट है भाई हर घर में, इन्वर्टर लग गए हैं। लेकिन गाँव में अभी भी कई बार कई घरों में या जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पर मिट्टी के तेल को ही यूज़ किया जाता है रात में दीपक के रूप में। लैंप वगैरह जो होते हैं मिट्टी के तेल के, उनको जलाने के लिए, रोशनी प्राप्त करने के लिए। तो कैरोसिन हो गया। तो ये भी थोड़ी सी चीज़ें हैं, या कई बार क्वेश्चन आपको अटक जाता है पेपर में कि जो पेट्रोलियम होता है उससे कौन कौन से ईंधनों को निकाला जा सकता है। तो पेट्रोलियम से हम लोग प्राकृतिक गैस बना सकते हैं,
भाई जो कि एक गैसीय ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। पेट्रोलियम ईथर का इस्तेमाल ड्राई क्लीन में करते हैं, याद रखना। गैसोलीन और पेट्रोल जो होता है इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, गाड़ियों में फ्यूल के रूप में, तो इसका वाहनों में फ्यूल इन व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कैरोसिन क्या होता है, इसका इस्तेमाल आप लोगों को पता है। कैरोसिन जो होता है इसका इस्तेमाल घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं या लैंप वगैरह जलाने के लिए। ठीक है, चलो, तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम मिलेंगे नए बैच के अंदर बेटा। अब आप सभी बैठकर अपना रिवीजन करेंगे अच्छे से और चीज़ों को एकदम अश्योर कर लेंगे कि हाँ, हमने पहले बैच लिया था तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ। जब आप दूसरे बैच में एंट्री करो तो केवल उन्हीं टॉपिक्स के लिए करो जो टॉपिक आपको समझ नहीं आए या जिनको ज़रूरत है दोबारा समझने की। ठीक है, तो फिर आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें, अपनी तैयारी को पक्का करें बेटा। चलो, तो सभी को नमस्कारम, सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत। अब मिलेंगे नए बैच के अंदर। ठीक है, तो धन्यवाद।